स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 24 मार्च का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैंने सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ाया है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। क्योंकि जो भी आने वाला एग्जाम है वहीं से उसी टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं जो अभी ये पेपरों से पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा और आपको सभी टॉपिक्स की मैंने थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। तो आपको चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से आपको सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास मिल जाएगी और साथ ही एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो वहां जाकर आप जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने रिवीजन भी करवाया है, तो रिवीजन क्लासेस भी जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण एवं स्वास्थ्य से किस प्रकार के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न देखा गया है, हेपेटाइटिस बी का टीका किस किस को लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका सभी शिशुओं, बच्चों, किशोरों और उच्च जोखिम वाले वयस्कों को लगाया जाता है, ताकि हेपेटाइटिस बी का वायरस से होने वाले संक्रमण से बचाव किया जा सके। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस किस तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो रोटा वायरस एक आम और बहुत संक्रामक वायरस है जिसके कारण उल्टी और दस्त होते हैं। रोटा वायरस पाचन तंत्र का एक वायरल संक्रमण है जिससे गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकता है। विशिष्ट लक्षणों में बुखार, उल्टी और पानी की कमी हो सकती है। तो डायरिया यानी कि उल्टी दस्त के लिए रोटा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उन्होंने पूछा है कि रोटा वायरस किस तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो यह हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। जिस भी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। और मैंने वैक्सीनेशन को काफी अच्छे से पढ़ाया है, तो जिसकी आपको क्लास चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। साथ ही मैंने इसका रिवीजन भी करवाया है, और तो रिवीजन क्लास अपने एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि खसरे के टीके को लगाने का क्या उद्देश्य है। तो खसरे के लिए एमएमआर का टीका लगाया जाता है, जिसमें खसरा, कर्णमाला और रुबेला टीका, या जिसे कहा जाता है खसरा, कर्णमाला, रुबेला और बेरिसेला, तो टीका लगाया जाता है। ये टीके खसरे से बचाव के लिए सबसे असरदार होते हैं, तो इनसे बचाने के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से आप सभी जानते हैं कि बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों की क्या होती है, हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं और वे मुड़ जाती हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि वयस्कों में इसके कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि गर्भवती के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स कौन सा होता है। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा जो फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स है वह है बादाम। गर्भावस्था के दौरान बादाम, अखरोट और काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये आयरन, प्रोटीन, विटामिन ई, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था, बाल श्रम निषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है। तो यह जीके का प्रश्न है और अधिनियम से संबंधित है। तो मैंने नियम अधिनियमों को काफी डिटेल में पढ़ाया है, साथ ही मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो रिवीजन भी करवाई है। तो रिवीजन क्लास आप जरूर अपने एग्जाम से देखकर जाइएगा। उसमें मैंने सभी प्रकार के नियम अधिनियमों को बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छे से मैंने सभी का रिवीजन करवाया है। तो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
और साथ ही 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर हम इसको विस्तार में देखें तो अधिनियम का उद्देश्य है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का जो उद्देश्य है वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम करने या काम में रखने के लिए यह अधिनियम रोकता है। तो इसका यह मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि टीटी का टीका कब लगाया जाता है। तो शिशु और छोटे बच्चों के लिए टीटी का टीका लगाया जाता है। तो यह एक मिश्रित टीका है जिसमें डीपीटी, तो डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस, तो इन तीनों का यह मिश्रित टीका है जिसमें टीटी यानी कि टिटनेस भी शामिल है। तो वैक्सीन के रूप में यह आमतौर पर 2, 4, 6, 15 से 18 महीनों में और 4 से 6 साल की उम्र में यह टीका लगाया जाता है। और साथ ही याद रखिएगा 11 से 12 साल की उम्र में TDA यानी कि टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी की बूस्टर खुराक दी जाती है। साथ ही 10 साल में यह एक बूस्टर खुराक देने की सलाह दी जाती है। तो जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। सभी टीकाकरण को मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है और साथ ही मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। लगभग 10 मिनट की है, छोटी सी वीडियो है जिसमें आपके सभी प्रकार के टीके, उनसे संबंधित रोग और यह किस भाग में लगाया जाता है बच्चे को, साथ ही इसकी कितनी खुराक देनी चाहिए, इन सब की जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है। तो वह आप वीडियो जरूर देखकर जाइएगा अपने एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान प्रति सप्ताह औसत कितना वजन बढ़ता है। तो गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन वाली महिलाओं के लिए औसतन हर हफ्ते लगभग 0.5 से 1 किलोग्राम, या ऐसा कह सकते हैं कि 1 से 2 पाउंड वजन बढ़ना सामान्य होता है, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान कौन सी तिमाही में बच्चे के सभी अंग पूरी तरह से बन जाते हैं। तो गर्भावस्था की पहली तिमाही के अंत तक यानी कि 12वें सप्ताह तक बच्चे के सभी अंग और शारीरिक प्रणालियां बन जाती हैं। हालांकि कुछ अंगों का विकास बाद में जारी रहता है। तो 12वें सप्ताह तक बच्चे की अंगों का पूरी तरह से विकास हो जाता है। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर में MS ऑफिस से आपसे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से है। तो पूरे ही MS ऑफिस को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मैंने MS ऑफिस की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है और साथ ही उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं। तो लगभग 100 MCQs हैं, तो जरूर देखकर जाइएगा। वहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें तो मानक विचलन से एक प्रश्न और बहुलक से एक प्रश्न पूछा गया था। साथ ही परसेंटेज, प्रतिशत से प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न इस प्रकार था कि 5 लीटर जल में 25% नमक और 75% जल है तो मिश्रण में नमक की मात्रा कितनी होगी। तो इस प्रकार एक मिश्रण से प्रश्न पूछा गया था। तो मैथ्स की क्लासेस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। मैंने सभी टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं और काफी इजी तरीके से आपको समझाया है। बेसिक क्वेश्चन से लेके हार्ड क्वेश्चन तक करवाए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो क्यूब्स कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑड वन आउट से एक प्रश्न था, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न था और कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है और एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न काफी आसान पूछे जा रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के। तो आप सभी टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा हर एक टॉपिक का, तो आपसे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद बाल देखभाल से अगर हम देखें, बाल विकास से, तो प्रश्न पूछा गया था कि 1 से 3 साल तक के बच्चों को फल खिलाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो 1 से 3 साल तक के बच्चों को फल खिलाने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि फल बच्चों के विकास और स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत होता है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर।
जो उनके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि किशोरी बालिका योजना क्या है। तो प्रारंभिक बचपन में एकल खेल बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उन्हें स्वतंत्रता, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जहां से भी मुझे प्रश्न मिलते हैं बच्चों से, तो जितने भी मुझे प्रश्न मिलते हैं उनकी मैं डिटेल आपको लेकर आऊं, ताकि आने वाले आपके एग्जाम में अगर इस टाइप से कुछ प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बन जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो एग्जाम एनालिसिस की वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, डिलीवरी के बाद किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन के संभावित कारण हम देखेंगे तो हार्मोनल परिवर्तन हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान और बाद में हार्मोनल स्तर में बदलाव डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। साथ ही नींद की कमी और थकान भी इसका कारण हो सकती है। डिलीवरी के बाद नींद की कमी और थकान के कारण भी डिप्रेशन बन सकता है। इसके बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल यानी कि मैनेजमेंट की बात करें तो पैराग्राफ से हर शिफ्ट में 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि काफी आसान हैं, और यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये सारे आपसे, अगर आप बहुत अच्छे से पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपसे ये सारे 12 प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं से तो हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पंचवर्षीय योजनाओं को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मैंने पंचवर्षीय योजनाओं की थ्योरी क्लास पढ़ाई है, और सभी पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, तो आप पंचवर्षीय योजनाओं की वीडियो जरूर देखिएगा। और मैंने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित लगभग 100 MCQs करवाए हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो प्रश्न था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। हर पंचवर्षीय योजना का आपसे उद्देश्य, यानी कि हर शिफ्ट में आपसे एक ना एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जरूर पूछा जा रहा है, तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं के आप उद्देश्य जरूर पढ़कर जाइएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक रही, और यह सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद फिर नीति आयोग आ गया था। तो अगर हम इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था, जिसका अर्थ है विकास दर को तेज करना, सभी के लिए विकास को सुनिश्चित करना और पर्यावरण को ध्यान में रखना, इसी का विकास करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था SMS का क्या कार्य है। तो SMS, जिसे शॉर्ट में मैसेज सर्विस भी कहते हैं, एक टेक्स्ट मैसेजिंग सेवा है जो मोबाइल उपकरणों के बीच छोटे पाठ संदेशों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। अगर हम SMS के कार्य की बात करें तो बीच टेक्स्ट मैसेज भेजना और प्राप्त करना इसका कार्य है। इसके बाद आपसे औपचारिक संगठन से प्रश्न पूछा गया था। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन दोनों को ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा, यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो सभी मैंने मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको वहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैंने सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी बनाई है, तो वह आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, जिसमें आपका एक ही क्लास में पूरी यूनिट कवर की है, और बहुत अच्छे से आपका पूरी यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। तो मैराथन क्लासेस जरूर देखकर जाइएगा। तो आज की क्लास में मुझे बस इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हो सके तो शेयर जरूर करें। इससे पहले कि अगर आपने एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।